प्रिय विद्यार्थियों, कल मैं आप लोगों को मानव जनसंख्या घनत्व पर असर करने वाले परिबलों के बारे में जानकारी दी थी। यदि आप लोग पिछला वीडियो भाग 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे दिया हूँ, उस पर जाकर के देख लें। अब आज जनसंख्या वृद्धि से पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ। जनसंख्या वृद्धि अर्थात किसी एक प्रदेश में निश्चित समय दरमियान होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकते हैं, 1 नंबर के प्रश्न में ये आ सकता है। जनसंख्या वृद्धि अर्थात क्या, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद फिर उस पर चर्चा करते हैं। किसी एक प्रदेश में निश्चित समय दरमियान होने वाली जनसंख्या की वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे समझते हैं। जैसे 2001 में भारत की कुल जनसंख्या 102.87 करोड़ थी, जो 2011 के अनुसार 121.02 करोड़ जनसंख्या में घटाने पर आने वाली जनसंख्या 18.15 भारत का 2001 से 2001 के बीच का समयकाल को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अर्थात कुल जनसंख्या में से वर्तमान जनसंख्या को घटा देते हैं तो वो जनसंख्या वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि पर असर करने वाले परिबल, इसके बारे में मैंने पीछे आपको बताया था। 3 परिबल हैं। नंबर 1 आर्थिक परिबल, 2 राजकीय परिबल और तीसरा सामाजिक परिबल। इसके बारे में चर्चा मैं आप लोगों को कर दिया हूँ। यानी जनसंख्या वृद्धि पर कौन कौन से परिबल असर करते हैं। इसके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि के लिए ऊंची जन्म दर उत्तरदायी है। भारत में पुत्र जन्म की लालसा, अज्ञानता आदि कारणों से खूब ऊंची जन्म दर है। साथ ही स्वतंत्रता बाद आयोजन दरमियान हुए विकास से भारत के लोगों की औसत आयु बढ़ी है। चिकित्सा क्षेत्र में हुई आधुनिक खोजों एवं सुलभ डॉक्टरी सेवाओं से हमें जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर को नीचे ले जाने में सफलता मिली है। अर्थात इसी को जनसंख्या विस्फोट भी कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट अर्थात क्या? जनसंख्या विस्फोट अर्थात जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम हो तो इस समय जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अर्थात बच्चे जन्म ज़्यादा लिए और मृत्यु दर उनकी कम हुई तो ये जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानी जाती है। अब जनसंख्या का ढांचा। जनगणना में एकत्रित की जाने वाली विगतों के संकलन में से जनसंख्या के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाने वाली समीक्षा की कुछ महत्वपूर्ण ब्यौरे इसमें दिए जाते हैं। अब जानने योग्य बातें हैं कुछ, इस पर कल भी मैंने चर्चा किया था। अब इसको आप देख लीजिए, 4 पॉइंट हैं, इसको देख लीजिए। विश्व की कुल जनसंख्या की 90% जनसंख्या उत्तर गोलार्ध में निवास करती है। उत्तर गोलार्ध में आपको बताया था भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को, यानी भूमध्य रेखा से 90 अंश उत्तर वाले भाग को उत्तर गोलार्ध कहते हैं। तो देश की या विश्व की लगभग 90% जनसंख्या इसमें निवास करती है। मात्र 10% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में निवास करती है। दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का भाग आता है। इसमें मात्र 10% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का 80% भाग समुद्र से 500 मीटर की ऊंचाई तक निवास करता है।
नंबर 3, विश्व की कुल जनसंख्या की 50% जनसंख्या 20 अंश से 40 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 20 से 40 यानी भारत 8 अंश से शुरू होता है और 37 अंश उत्तर अक्षांश के अंतर्गत आता है। तो इसमें 20 अक्षांश यानी 20 अक्षांश मुंबई के आसपास से गुजरता है। तो मुंबई से लेकर के जो है कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो इसके अंतर्गत आता है। 40 अक्षांश भारत जो है 38 तक है, यानी इस विस्तार में पूरा विश्व जो है इस जनसंख्या, इसमें आधी जनसंख्या निवास करती है। इसी अक्षांश रेखा में 20 अक्षांश में पूरी 50% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या की 1% जनसंख्या 60 अंश उत्तर अक्षांशों के आसपास रहती है, यानी 60 अंश से 90 अंश तक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए इसे शीत कटिबंध या शीत उष्णकटिबंध के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व कम रहता है। अब इसके बाद आता है स्त्री पुरुष अनुपात अर्थात लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की गिनती की जाती है, जो लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है। यानी 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात 986 है। ये विश्व का रिकॉर्ड है। ये कुछ आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं, आप लोग अपनी पाठ्यपुस्तक में देख लीजिए। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात विश्व के देश हैं कम है, जहाँ पर जैसे चीन, भारत एवं खाड़ी के देश सूडान, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ स्त्रियों की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है। लगभग समान है पेरू, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, इथोपिया, यानी जितने पुरुष हैं उतनी स्त्रियां हैं, ये लगभग समान है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस लिंगानुपात अधिक है, जैसे कनाडा, यूएस, मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, यानी यहाँ इस लिंगानुपात स्त्रियों का अधिक है। इस तरह से आप इसको आंकड़े को देख लीजिएगा। हमारे देश में हमेशा से ही स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है, यानी भारत में। इस असंतुलन के कारण लड़कियों की ऊंची मृत्यु दर, पुत्र जन्म की लालसा, स्त्री भ्रूण हत्या जैसे परिबल उत्तरदायी हैं। यानी इन सब कारणों से स्त्रियों की संख्या में निरंतर कमी आई थी, लेकिन अब देश जो है, देश के लोग शिक्षित हो गए, इसका अब स्त्री का जो है लिंग अनुपात थोड़ा बढ़ने लगा है। देश के अलग अलग राज्यों में भी लिंग अनुपात में अंतर देखने को मिलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात शहरी क्षेत्रों में 926 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 947, जबकि राष्ट्रीय औसत में स्त्रियों का अनुपात 940 है। यानी भारत में लिंग अनुपात 940 है, अर्थात 1000 पुरुष हैं तो 940 स्त्रियां हैं। लेकिन यह आंकड़ा केरल में सबसे अधिक है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का अनुपात 1084 है, अर्थात यह संख्या अधिक है। तमिलनाडु में 996 के साथ क्रमशः दूसरे स्थान पर आता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक स्त्री पुरुष अनुपात पांडिचेरी 1037 एवं सबसे कम अनुपात दमन दीव 618 है, जबकि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं मणिपुर 4 राज्यों में संतुलित लिंग अनुपात की दिशा में आगे हैं। गुजरात में यह अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 है, अर्थात गुजरात में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 919 है।
नीचे कुछ आंकड़े आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। इस तरह से यानी सबसे कम स्त्रियों की संख्या जो है हरियाणा राज्य में है, जो 879 है। बाकी और राज्यों में संख्या अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 946 की तुलना में शहरी क्षेत्रों में 901 स्त्रियों का अनुपात है, जिसके लिए उन स्थानों में से रोजगार के लिए होने वाला स्थानांतरण उत्तरदायी है। अब ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या क्या है? हमारा देश मुख्य रूप से गांव का देश है। देश की कुल जनसंख्या का 68.84% गाँवों में तथा 31.16% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या 90.21% हिमाचल प्रदेश में है। यानी गांव में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करने वाला क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश है। यहाँ 90.21% लोग गांव में निवास करते हैं। उसके अतिरिक्त बिहार एवं असम में 85% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है, जबकि गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रमाण राष्ट्रीय औसत से भी कम है। उसके बाद आता है फिर शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या, शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है, परंतु उसकी दर से सभी भागों में एक समान नहीं है। पिछले सदी दरमियान उसकी दर 11 गुना बढ़ी है, अर्थात शहरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कुल जनसंख्या की वृद्धि के साथ शहरी जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। शहरी जनसंख्या में गोवा 62.17% प्रथम, मिजोरम 52.21% दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में शहरी जनसंख्या का प्रमाण राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, राजस्थान आदि राज्यों में शहरी जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। यानी भारत के गांव और शहरों की जनसंख्या में भी विभिन्नता है। अब इसके बाद आता है साक्षरता। साक्षरता मतलब शिक्षा से है। साक्षरता का अंक प्रगति का सूचक माना जाता है, अर्थात जिस प्रदेश या जिस राष्ट्र या जिस क्षेत्र में जनसंख्या साक्षरता का प्रमाण अधिक होता है, वह राष्ट्र, प्रदेश, क्षेत्र अधिक समृद्धशाली माना जाता है। मानव विकास एवं जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक शिक्षा ही है। साक्षरता का नीचा प्रमाण सामाजिक एवं वैज्ञानिक प्रगति में अवरोधक है। लोकतंत्र में साक्षरता निर्णायक परिबल है। भारत की साक्षरता दर 74.04% है। यह आंकड़ा 1901 की तुलना में 14 गुना बढ़ा है। वर्तमान में पुरुषों की साक्षरता का दर 82.14% एवं स्त्रियों की साक्षरता का दर 65.46% है। यानी स्त्रियों की संख्या जो है कम है। साक्षरता में स्त्रियां अभी भी पीछे हैं। पिछले 60 वर्षों से में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। यह उत्साहजनक है। साक्षरता का अंक देश में शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, अलग अलग समाज एवं धार्मिक समूहों में अलग अलग देखने को मिलता है। साक्षरता के प्रमाण में केरल 94% सबसे
आगे है, यानी साक्षरता का दर केरल में सबसे आगे है, यानी केरल राज्य साक्षरता में सबसे अधिक है। बिहार 61.8% अर्थात सबसे कम साक्षरता वाला प्रदेश है, यानी सबसे अधिक साक्षरता केरल में है और सबसे कम साक्षरता जो है बिहार में है। देश के 16 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता का प्रमाण राष्ट्रीय औसत से अधिक है। साक्षरता की मात्रा की तुलना यहाँ आंकड़े दिए जा रहे हैं, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा अंतर है आपकी पाठ्यपुस्तक में, पूरा मैं इसको सही करके बता रहा हूँ आपको। जैसे विश्व है, स्त्री और पुरुष और कुल। विश्व में साक्षरता की मात्रा स्त्रियों की 80.2% है, पुरुषों की 88.6 है, कुल साक्षरता जो है 84.3% है। ये तो विश्व का रहा। अब भारत में देखिए, भारत में स्त्रियों की साक्षरता 65.46, पुरुषों की 82.14%, जबकि कुल जनसंख्या जो है 74.04 है। यानी आंकड़ा आपकी पाठ्यपुस्तक में गलत हो गया है, इसको मैंने सही करके आपको बताया है। अब इसके बाद आता है आयु वर्ग। आयु वर्ग के अध्ययन से देश की उपलब्ध श्रम शक्ति एवं औसत आयुष यानी उम्र का पता चलता है। आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को मुख्य 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 किशोर वर्ग 15 वर्ष से कम आयु, दूसरा युवा वर्ग 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु, और तीसरा है प्रौढ़ वर्ग 60 वर्ष से अधिक आयु। 2011 की भारत जनगणना के अनुसार 29.7% जनसंख्या किशोर वर्ग में आती है, युवा वर्ग का 64.8% एवं प्रौढ़ वर्ग का प्रमाण 5.5% है। 2011 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो किशोर वर्ग का प्रतिशत पहले की तुलना में नीचे गया है, जबकि बाकी 2 वर्गों में वृद्धि हुई है। यह जन्म दर में कमी एवं औसत आयु बढ़ने की निशानी है। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर वर्ग एवं प्रौढ़ वर्ग की जनसंख्या का प्रमाण अधिक है। जिन देशों में नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा है, उन देशों में प्रौढ़ जनसंख्या का प्रमाण अधिक होता है। अब व्यावसायिक ढांचा। भारत के व्यावसायिक ढांचे का अवलोकन करने पर हमें उसके आर्थिक पिछड़ेपन का ख्याल आता है। कृषि क्षेत्र में से जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 54.6% है। देश की श्रम शक्ति में स्त्रियों की भागीदारी मात्र 23.3% है। उसमें से लगभग 65% से अधिक स्त्रियां खेती से जुड़ी हुई हैं। स्त्रियों का झुकाव प्राथमिक क्षेत्र की प्रवृत्तियों में अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र की प्रवृत्तियां अर्थात कृषि आधारित होती हैं। यह प्राथमिक प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार देश में गैर खेती क्षेत्रों में रोजगारी में वृद्धि प्रगति की निशानी है। भारत व्यावसायिक ढांचों में खेती, खेत मजदूर, गृह उद्योग एवं अन्य व्यवसाय में लोग जुड़े हैं। खेती में से रोजगारी का घटता हुआ प्रमाण, खेती का यांत्रिकीकरण एवं अन्य क्षेत्रों में
हो रहे विकास को दर्शाता है। अब इसके बाद आता है जनसंख्या का जातिगत ढांचा। भारत एक उपमहाद्वीप की विशालता वाला देश है। उसमें समय समय पर अनेक मानव प्रजातियां आकर बसी हैं। पाषाण युग से ही विविध प्रजातियों का यहाँ आगमन एवं निवास शुरू हुआ था। इस तथ्य को अधिकांश भाग के विद्वान स्वीकार करते हैं। पाषाण युग अर्थात इस जमाने में या इस समय आदिमानव पाषाण यानी पत्थर का यंत्र और आवागमन के साधन बनाते थे, इसलिए प्रथम युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। विद्वानों के मतानुसार अफ्रीका, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मध्य एशिया आदि क्षेत्रों में से उनका यहाँ आगमन हुआ है। इस पर भी कुछ नृवंश शास्त्री ने कुछ जातियों का उद्भव स्थान भारत ही माना है। हिमालय के शिवालिक क्षेत्रों में से प्राप्त आदि मानव की जीवावशेष मिले हैं, जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यहाँ उनका जन्म हुआ है। भारतीय नृवंश शास्त्री B.S. गुहा के मतानुसार भारत में 6 मुख्य प्रजातियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत के नृवंश शास्त्री B.S. गुहा कौन हैं? नृवंश शास्त्री B.S. गुहा हैं। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने 6 प्रजातियों में विभाजित किया है। नंबर 1 इंडो आर्यन, नंबर 2 इंडो द्रविड़ियन, नंबर 3 आर्य द्रविड़ियन, नंबर 4 मंगोली द्रविड़ियन, नंबर 5 मोंगोलोइड और नंबर 6 द्रविड़ियन। ये 6 मुख्य प्रजातियां हैं। इसके बाद अब आता है भाषाकीय ढांचा, यानी भाषा का विभाजन किस तरह से हुआ है, उस पर चर्चा करते हैं। भाषा का राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता के साथ गहरा एवं भावात्मक संबंध है। 1961 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार 1652 भाषाएं मातृभाषा के रूप में अंकित थी, जिसमें से 23 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 भाषाएं राज्यमान्य भाषाओं की सूची में शामिल की गई हैं। भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसके साथ गुजराती बोलने वाले लोगों का प्रतिशत 4.48% के साथ देश में 7वें स्थान पर है। यानी अर्थात गुजराती बोलने वाले लोग देश में 4.48% हैं, जो भारत में 7वें स्थान पर है। 2001 के अनुसार भारत में बोली जाने वाली विविध भाषाएं हमें एकता का संदेश देती हैं। यानी भारत में विभिन्न राज्य हैं, तो विभिन्न भाषाएं भी बोली जाती हैं। विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में चाइनीज़, मैंडरीन प्रथम एवं उसके बाद दूसरे स्थान पर अंग्रेजी आती है। स्पेनिश एवं अरबी क्रमशः तीसरे एवं चौथे स्थान पर हैं। भारतीय भाषा में हिंदी एवं बंगाली क्रमशः 5वें एवं 6वें स्थान पर आती हैं। धार्मिक ढांचा। धर्म यह मानव जनसंख्या की महत्वपूर्ण लाक्षणिकता है। धार्मिक आस्था का संपूर्ण मानव जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। भारत भूमि हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म की जन्मदात्री यानी उद्भव स्थान है। अर्थात भारत में इन धर्मों का उद्भव हुआ है। उसमें जरथोस्ती एवं यहूदी धर्म पालने वाले अत्यंत कम संख्या में हैं।
यहाँ नीचे दिए गए कोष्ठक की मदद से भारत में पाए जाने वाले धर्मों एवं उनका पालन करने वाले लोगों की संख्या का अध्ययन करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा नीचे दिया गया है, जिसमें धर्म है, भारत में उसको कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं और गुजरात में उसका प्रमाण कितना प्रतिशत है ये दिया जा रहा है। जैसे हिंदू है तो भारत में 79.80%, जबकि गुजरात में 88.57% है। दूसरे स्थान पे आता है इस्लाम 14.23%, गुजरात में 9.6%, ईसाई 2.3%, गुजरात में 0.52%, सिख 1.72, गुजरात में 0.10%, बौद्ध 0.70%, गुजरात में 0.05%, जैन 0.37%, गुजरात में 0.96%, अन्य में 0.66%, जबकि गुजरात में 0.03% है। यह आंकड़ा जो है धार्मिक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ आज का पूरा हो जाता है।